तो सब लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किस तरीके से भारत के द्वारा S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इवन दोस्तों देखा जाए तो इस दरमियान S-400 मिसाइल के माध्यम से एक बहुत बड़ा सफलता को भी हासिल किया गया और आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान S-400 मिसाइल का जो इफेक्टिविटी था वो भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों S-400 की इस सफलता के बाद अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि भारत के द्वारा रशिया के S-500 जैसे मिसाइलों को भी खरीदने को लेकर इच्छा जताया जा रहा है। अब दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत के द्वारा पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इसके लिए भारत के द्वारा लॉइटरिंग म्यूनिशन और एयर लॉन्च म्यूनिशनों का उपयोग किया गया था। और दोस्तों भारत का ये जो हमला था ये इतना अचूक था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस के लिए इसे रोक पाना एक तरीके से नामुमकिन था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था, लेकिन भारत के पास वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम रहने के वजह से पाकिस्तान अपने इस हमले में सफल नहीं हो पाया। अब दोस्तों पाकिस्तान के ये ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में भारत के आकाश बराक 8 और S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के S-400 के द्वारा लॉन्ग रेंज में जहां पे पाकिस्तान के एक एवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है तो वहीं पे पाकिस्तान के फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी न्यूट्रलाइज करने का खबर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को ये अंदाजा तो लग गया होगा कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था इसका भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कितना बेहतर था और किस तरीके से S-400 के वजह से भारत अपने नागरिकों को भी प्रोटेक्ट कर सका। हालांकि ये भी आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि जो एवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराने का बात कहा जा रहा है वो करीब करीब पाकिस्तान के एयर स्पेस के 314 किलोमीटर के अंदर था और ये जो सरफेस टू एयर किल था इसे भी एक रिकॉर्ड के तहत देखा जा रहा है। पर दोस्तों S-400 मिसाइलों के इतने सफलता के बाद अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि भारत के द्वारा शायद इससे भी अधिक ताकतवर रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब S-500 मिसाइलों को भी रशिया से खरीदा जाए। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक भारत की तरफ से S-500 मिसाइलों को लेकर भी इंटरेस्ट जताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जिस तरीके से रशिया के अल्मास अंते कंपनी के द्वारा S-300 मिसाइलों के बेस पे अपग्रेडेड वर्जन के रूप में S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, उसी तर्ज पे S-400 के बेस पे ही अल्मास अंते के द्वारा S-500 मिसाइलों को बनाया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि S-500 मिसाइलों में वो सभी क्षमता है जो कि करेंटली S-400 मिसाइलों के पास है। हालांकि इसमें जो अपग्रेडेशन किया गया है उसके वजह से S-500 का क्षमता S-400 के मुकाबले में कई गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास जो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है वो मैक्सिमम 600 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और हवा में मल्टीपल टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने के साथ साथ एक साथ एंगेज कर सकता है। जबकि S-400 के मैक्सिमम एंगेजिंग कैपेबिलिटी करीब करीब 400 किलोमीटर तक है। वहीं पे अगर S-500 मिसाइल को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक S-500 का जो ट्रैकिंग रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है। मतलब यह दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को करीब करीब 2000 किलोमीटर दूर से भी डिटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों S-500 मिसाइलों के पास करीब करीब 500 से 600 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज करने का भी क्षमता है। मतलब ये करीब करीब S-500 मिसाइलों से 100 से 200 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को और एंगेज कर सकता है। और इसका सिंपल मतलब यह है कि S-500 मिसाइलों के जो रडार है वो संपूर्ण पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर जहां पे नजर रख सकता है, तो वहीं पे अगर भारत के पास S-500 आ जाता है तो पाकिस्तान अपने किसी भी एयरबेस को भारत के नजर से दूर नहीं रख पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों S-500 का जो टारगेट एंगेजिंग रेंज है उसके वजह से पाकिस्तान के एयर स्पेस का लगभग सभी क्षेत्र भारत के मिसाइलों के रेंज में आ जाएगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब यह है कि भारत जो 314 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर एक एवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, S-500 भारत के पास होने पर इससे भी अधिक रेंज में पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर एयरक्राफ्टों को मार गिराया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत के द्वारा जब रशिया से S-400 मिसाइलों को खरीदने को लेकर डील किया गया था तब अमेरिका के द्वारा कई तरीका अपनाया गया ताकि भारत को इन मिसाइलों से दूर रखा जा सके। पहले तो अमेरिका के द्वारा अपने पेट्रियट और थार्ड जैसे मिसाइल सिस्टमों का ऑफर भारत के सामने रखा गया था ताकि भारत S-400 के जगह में अमेरिकी सिस्टमों को खरीदे। पर दोस्तों S-400 सिस्टमों के कैपेबिलिटी अमेरिकी इन सिस्टमों के मुकाबले में बेहतर होने की वजह से भारत के द्वारा S-400 का ही चयन किया गया। पर दोस्तों इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को काटसा के सैंक्शन के अंतर्गत लाने का भी धमकी दिया गया। मतलब काउंटरिंग अमेरिकीज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंतर्गत भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का धमकी दिया गया, लेकिन भारत इसमें भी नहीं रुका। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका इस डील को रोकने के लिए कई तरीके से प्रयास किया, खास करके अगर देखा जाए तो पेमेंट को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन भारत इन सभी बाधाओं को उभार
हारते हुए अमेरिका के आपत्ति के बावजूद रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये साफ हो गया कि भारत के लिए S-400 खरीदना कितना जरूरी था और ये भारत के लिए कितना बढ़िया डिसीजन था। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत के द्वारा साल 2018 में टोटल 5 S-400 सिस्टमों को खरीदा गया था, लेकिन अभी तक केवल मात्र 3 ही सिस्टम भारत को मिल सका है। और दोस्तों ये तीनों के तीनों सिस्टम करंटली डिप्लॉयड है, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी किया गया। हालांकि बाकी 2 सिस्टमों को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक सिस्टम इसी साल मिल जाएगा, जबकि आखिरी सिस्टम मतलब 5वां सिस्टम जो है वो नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2026 तक भारत को मिल सकता है। इवन दोस्तों ये भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत और रशिया इन सिस्टमों को जल्द से जल्द डिलीवर करने को लेकर भी बातचीत कर रहा है और अगर संभव हो पाया तो रशिया के द्वारा जल्द ही S-400 सिस्टमों का डिलीवरी भारत को किया जाएगा। पर दोस्तों इस दरमियान अगर भारत रशिया से S-500 जैसे सिस्टमों को खरीदता है तो नो डाउट इससे इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और एनहांस होगा और S-500 और S-400 एक साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर पाएगा। मतलब दोनों सिस्टमों के रडार और दोनों सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल है वो एकत्रित रूप में इस तरीके से एक प्रोटेक्टेड सील को क्रिएट करेगा जो कि भारत के सुरक्षा को पक्का करने के साथ साथ दुश्मन के मिसाइलों के लिए एक अविद्य दीवार बनेगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत खुद के S-400 जैसे सिस्टम मतलब प्रोजेक्ट कुश के ऊपर भी काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत डेवलप किए जाने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल 150, 250 और 350 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकेगा। जबकि इसके अलावा भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम को भी तैयार कर रहा है जो कि लॉन्ग रेंज में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा और इसके फेज 1 को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका और फेज 2 के अंतर्गत भी मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दिया जा रहा है। अब दोस्तों भारत और रशिया अगर S-400 को लेकर कोई समझौता कर भी लेता है तब भी ये आसान नहीं होगा क्योंकि रास्ते में अमेरिका एक बहुत बड़ा वादा है। अमेरिका की तरफ से फिर से S-400 के जैसे S-500 के डील को रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है और इस बार मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका केवल धमकी तक रहेगा बल्कि एक्चुअल में सैंक्शन लगाने का भी प्रयास कर सकता है। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि S-500 जैसे मिसाइलों को अगर भारत खरीदता है तो ये काफी कॉस्टली डील होगा क्योंकि बताया जा रहा है कि एक यूनिट S-500 मिसाइलों का कीमत करीब करीब $2.5 बिलियन या उससे भी अधिक है। और वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि रशिया के अंदर भी अभी भी बड़े मात्रा में S-500 मिसाइलों को ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा सका और रशिया केवल एक ही रेजिमेंट के S-500 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल दोस्तों S-500 मिसाइलों को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में क्लेम किया जाता है कि इन मिसाइलों का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल है वो 600 किलोमीटर का है और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो 500 किलोमीटर तक का है। जबकि वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइलों के हिसाब से ये 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेटों को एक साथ साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। इवन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड में भी टारगेटों को मार गिरा सकता है और इसी कारण S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को कई जगहों में एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम या स्पेस डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों S-500 के कुल अगर सिस्टम को देखा जाए तो इसमें 77 P6 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाता है जो कि एक 10x10 ट्रक है। जबकि इसके अलावा इसमें 55 K6MA या 85 ZH-62 कमांड पोस्ट का उपयोग किया जाता है जो कि 6x6 व्हीकल के ऊपर होता है। इसके अलावा इसमें 91 N6A एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार का उपयोग किया जाता है जो कि 91 N6 के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये 8x8 व्हीकल के ऊपर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें 96 L6TSP एक्विजिशन रडार का उपयोग किया जाता है जो कि 96L रडारों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसका उपयोग भी 10x10 व्हीकल में किया जाता है। S-400 सिस्टम के साथ एक 76 T6 मॉड्यूल एंगेजमेंट रडार भी रहता है जो कि 8x8 व्हीकल के बेस पे है और इसमें 77 T6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंगेजमेंट रडार भी रहता है और ये भी 10x10 व्हीकल पे रहता है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सिस्टमों के द्वारा एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए 40 N6M मिसाइल का उपयोग किया जाता है और एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट रोल के लिए 77 N6 या 77 N6N1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कि रशिया से S-400 को खरीदने के बाद S-500 खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं आया है जिस वजह से हम ये कंफर्मली नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के बेड़े में S-400 के साथ S-500 जैसे मिसाइल होगा या नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि S-400 के सफलता के बाद क्या भारत को रशिया से S-500 मिसाइल को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।